जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमने NDA-1 2025 एंड CDS-1 2025 की जो फ्री क्लासेस स्टार्ट करी है, फ्री बैचेस, तो उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ GS। और GS में मैंने सबसे पहले शुरू किया है पॉलिटी। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको आर्टिकल 14 तक कंप्लीट करा दिया था, तो आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल 14 के बाद से ही शुरू करने वाला हूँ। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी के बारे में मेंशन किया था, दैट कानून के सामने सब बराबर हैं, और इसके दो क्लॉज मैंने बताए थे, आर्टिकल 14 1 एंड 2। आगे बात करते हैं आज आर्टिकल 15 की। देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो यहां आप ध्यान रखें, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस चीज को लेकर के? किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। ऑन द ग्राउंड्स, कौन से आधार, कौन से बेसिस पर? तो मैंने मेंशन किया है धर्म, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इनमें से अब देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5, इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये सवाल है किस चीज को लेकर के भेदभाव? डिस्क्रिमिनेशन तो मना कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अब ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कौन नहीं कर सकता? चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, इनको भी ऑर्डर किया गया है। जैसे कोई दुकान है, पब्लिक प्लेस है, होटल है, ठीक है, इंटरटेनमेंट प्लेस है, कोई झील है, कोई रिजर्वायर है, कोई कुआं है, तो ऐसी जगहों पर आप किसी व्यक्ति को मना नहीं कर सकते कि भाई आप इस जाति, धर्म, इस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बर्थ को बिलोंग करते हैं, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, आप यहां पर नहीं आ सकते, आपका आना वर्जित है, एंड सो ऑन। तो यहां पे भेदभाव करने के लिए मना किया गया है। 15 के 3 में लिखा है कि देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर महिलाओं को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को सबसे पहले जगह दी जाती है। तो फीमेल एंड चिल्ड्रन गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस, यहां पे उनको विशेष अधिकार देने के प्रावधान हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 15 में बोल दिया है कि हम जेंडर के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेंगे, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट वी आर सेंसिबल, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि कहीं पर अगर हम देख रहे हैं कि यहां पर महिलाओं को जगह देनी चाहिए, तो वो आपका एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, ऐसी 15 के 4 में क्या लिखा है? कुछ विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं SC ST और OBC के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में सरकार के द्वारा। तो देखो, जो हमारे समाज में ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, या कोई फीमेल है, या कोई चिल्ड्रन है, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा अलग से प्रबंध करने की बात कही। जबकि 15 के पहले में लिखा है भेदभाव मत करना, लेकिन कुछ आधार पर हम क्या करते हैं? विशेष अधिकार उनको देते हैं। यहां तक कि स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर OBC, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए शैक्षिक संस्थानों में कुछ विशेष प्रबंध की बात भी आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 कहता है। तो यह है आर्टिकल 15। नेक्स्ट आर्टिकल 16 पे चलते हैं। 16 कहता है, अभी तो हमने 15 में बात करी थी भेदभाव नहीं करना किसी के साथ भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, 5 चीजें मैंने बताई थी, रिलीजन, रेस, कास्ट। अब यहां पर भी भेदभाव की बात कर रहा है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों के लिए, यानी कि सबको एक समान मौका दिया जाएगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सरकारी नौकरी में, रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस। और यहां ध्यान रखना, ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफिस से मतलब है। किससे मतलब है बेटा? गवर्नमेंट ऑफिस। सरकारी पदों को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार कुछ ऐसे रिजर्वेशन सिस्टम अप्लाई कर सकती है। ध्यान रखना, 16 के भी क्लॉजेस हैं। 16 के क्लॉज क्या कहते हैं कि सरकार चाहे तो ऐसे प्रबंध कर सकती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करे, अलग से आरक्षण की व्यवस्था करे, और कुछ विशेष प्रकार की व्यवसायों के लिए, कुछ विशेष प्रकार की डिग्रियों के लिए भी, या फिर जैसे मानो एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड राज्य ये ऐसा कानून बना दे कि दूसरे राज्य के नागरिक हमारे राज्य में काम नहीं कर सकते। हम सबसे पहले, हम इस एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हम सबसे पहले हम अपने राज्य के नागरिकों को कंसीडर करेंगे इस पोस्ट के लिए। तो ऐसे प्रावधान भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में कह रहा है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। 15 में भी यही बात थी। 15 में था डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, 16 में भी यही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बट दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर 5 चीजों को लेकर के, और यहाँ पे पब्लिक अपॉर्चुनिटी को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 17
हमारे देश में आपने देखा है कि कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक जो निम्न वर्ग था उसके संग शोषण होता आया। तो हमारे समाज में जो एक बीमारी फैली हुई थी छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की, अस्पृश्यता की, इसको खत्म करना जरूरी था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो इस समानता लाने के लिए हमने आर्टिकल 17 में बोला अब ये अस्पृश्यता को खत्म कीजिए, अब ये अस्पृश्यता इलीगल है, गैर कानूनी है। ध्यान रखना, आप किसी भी व्यक्ति को, निम्न वर्ग के व्यक्ति को कोई ऐसे अपशब्द कह करके संबोधित नहीं कर सकते, ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 18 क्या कहता है? अब देखो पहले क्या होता था, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में उपाधियां दी जाती थी, या राजा महाराजाओं को भी उपाधियां मिला करती थी, उनके नवरत्नों को उपाधियों से नवाजा जाता था। उपाधि टाइटल्स जब दिए जाते थे तो क्या है, आप समाज में उस व्यक्ति को, आपने उसको ऊंचा उठा दिया है ना, यानी कि वो सुपीरियर बना दिया। तो ये जो नाम के बाद लगने वाले, ध्यान रखना, नाम के बाद लगने वाले जो टाइटल्स हैं, नाम के बाद लगने वाले जो टाइटल्स हैं उन्हें हम कहते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? सफिक्स। तो ऐसे टाइटल, ऐसी उपाधियां जो नाम के बाद लगती थी, जैसे किसी को उपाधि दी गई राय बहादुर, किसी को उपाधि दी गई राय सेन की, किसी को उपाधि दी गई विक्रमादित्य की। तो ये उपाधियां वगैरह, अब कोई भी भारत का नागरिक किसी भी सरकार से कोई भी उपाधि को धारण नहीं कर सकता। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक होता है उपाधि और एक होता है गिफ्ट। तो भारतीय नागरिक उपाधि तो किसी से भी नहीं ले सकता, गिफ्ट ले सकता है राष्ट्रपति की परमिशन के बाद। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, नाम के पहले क्या कुछ लगता है? जैसे नाम के बाद लगने वाले उपाधियों को हम सफिक्स में जो लगती हैं वो उपाधियां बोल रहे हैं, नाम के पहले जो लगता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो नाम के पहले जो प्रीफिक्स लगता है वो अगर कमाया हुआ है, अर्न्ड है, ठीक है, और ये जनरली आपकी एकेडमिक्स या मिलिट्री में दिया जाता है। ठीक है, आपने अगर पीएचडी कर ली तो आपके नाम से पहले प्रोफेसर या डॉक्टर लग सकता है ना। तो जो आप मेहनत करके कमाते हैं तो वो नाम के पहले लगती है, तो ये तो जायज है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाम के बाद जो उपाधियां धारण करने की प्रथा थी, अब ये खत्म हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार से कोई भी उपाधि को धारण नहीं करेगा। तो यहां क्या लिखा है देखो, एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स में है। अच्छा, नो इंडियन विल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी जो है उपाधि धारण नहीं करेगा। और यहां तक कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, चाहे कंसेंट मिल भी जाए धारण कर नहीं सकता। हाँ, गिफ्ट ले सकता है, गिफ्ट लेने के प्रावधान है। अच्छा, एक यहां पर पॉइंट लिखा है, नोट दैट ऑनर आर प्रीफिक्स वाइल टाइटल आर सफिक्स। इसका मतलब क्या है? जो सम्मान दिए जाते हैं वो प्रीफिक्स आते हैं, जैसे पद्म विभूषण से नवाजा गया किसी को, पद्मश्री से नवाजा गया, वो प्रीफिक्स हैं। लेकिन आप यहां ध्यान रखना, जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो सम्मान है। वो क्या है बेटा? सम्मान। उनको टाइटल समझने की गलती ना करें। अगर किसी को भारत रत्न दिया गया है, किसी को पद्मश्री दिया गया है, तो ये सब आपके सम्मान है, इनको टाइटल समझने की गलती ना करें। ये भी आर्टिकल 18 में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब राइट टू फ्रीडम, ये हमारा पहला फंडामेंटल राइट खत्म, जो कि आर्टिकल 14 से 18 था। अब हम अगले फंडामेंटल राइट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अब जैसे उसमें आर्टिकल 19 के फर्स्ट में क्या क्या क्लॉजेज हैं उसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहता है। स्वतंत्रता के अधिकार में हमें ये मौलिक अधिकार दिया है कि हमें अगर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आजादी हमें है। तो कहां लिखी गई है? आर्टिकल 19 के 1 के पहले क्लॉज में। ठीक है, सब क्लॉज में। फिर अगर हमें अपनी बात कहने के लिए भीड़ इकट्ठा करनी है, भाषण देना है, तो हम पीसफुल असेंबली भी कर सकते हैं, पीसफुल असेंबली एंड पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना किसी शस्त्र के, बिना वेपन के। तो वो आर्टिकल 19(1) के बी में लिखा है। ठीक है, तीसरा, मैं अगर कोई संगठन बनाना चाहता हूं तो वो आर्टिकल 19(1) के सी में लिखा है, टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। आप समझ पा रहे हैं? ये आर्टिकल 19 को मैंने ब्रेक करके क्लॉज बाय क्लॉज मैंने लिखा है।
आर्टिकल 19 में अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मुझे अपने विचारों की अभिव्यक्ति है, विचारों की एक्सप्रेस करने की पूरा अधिकार है, और उनको एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैं भाषण देना चाहता हूँ, भीड़ इकट्ठा करना चाहता हूँ, संगठन बनाना चाहता हूँ, कोई एसोसिएशन बनाना चाहता हूँ, तो ये भी मुझे आज़ादी है। मैं भारत में कहीं भी जा सकता हूँ, रह सकता हूँ, ट्रेड प्रोफेशन अपना सकता हूँ, व्यवसाय कर सकता हूँ। ये सब आर्टिकल 19 में है, पर आपको किस तरह से पढ़ना है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने क्या करा था, देखो आर्टिकल्स मैंने इन जनरल लिखे थे, यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे आपको अपना लेवल बढ़ाना भी है। आपको सिर्फ उसको पैराग्राफ की तरह याद नहीं करना, आपको ये भी ध्यान रखना है आर्टिकल 19(1) के ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, और डी में देखो क्या लिखा है, मैं भारत में कहीं भी आज़ादी से घूम सकता हूं, कोई वीज़ा लगने की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं भारत में कहीं भी रह सकता हूं, सेटल हो सकता हूं भारत की इस क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी, और मैं कोई भी व्यवसाय, नौकरी, पेशा कर सकता हूं। तो ये सब आज़ादी हमें आर्टिकल 19 के 1 में दी गई है, और 1 के ये आपके क्लॉज हैं ए बी सी डी ई और उसके बाद जी। आपको लग रहा होगा सर एफ क्यों नहीं लिखा, तो ध्यान रखना एक आर्टिकल 19(1) का एफ था, अब वो डिलीट हो गया है। प्रॉपर्टी से संबंधित ये अधिकार था, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 20 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 20, अच्छा अभी आर्टिकल 19 को लेकर के एक चीज और समझो। देखो अगर कोई आपसे कहे कि क्या मुझे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल है, पर क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या मैं अपनी आज़ादी में कुछ भी कह सकता हूं क्या किसी को, नो, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब इन मौलिक अधिकारों पर आर्टिकल 19(1) में ये जो मेरे को अधिकार मिले हुए हैं, इन सब पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। क्या लग सकता है बेटा, प्रतिबंध लग सकता है। प्रतिबंध लगाएगी सरकार, लेकिन उसके लिए कारण भी चाहिए। तो वो ग्राउंड्स के बारे में कहां लिखा है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। आर्टिकल 19 के 1 में मुझे बताए हैं ए बी सी डी ई जी में कि क्या क्या अधिकार हैं, लेकिन इन्हीं अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। कौन से ग्राउंड्स पे, उनके बारे में लिखा है आर्टिकल 19 के 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो आर्टिकल 19 का 2 क्या कहता है, आर्टिकल 19 का 2 कहता है ए पर लगने वाले रिस्ट्रिक्शन, ए पर लगने वाले रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19(1) के ए पर लगने वाले रिस्ट्रिक्शन, ध्यान देना मैंने क्या बोला, आर्टिकल 19 के 1 के ए पर लगने वाले रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 के 2 में बताया गया है, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, आर्टिकल 19(1) का ए। इस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, किस ग्राउंड्स पर, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आप सवाल उठाते हैं, अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं, डिफेमेशन, कोई किसी को आप अननेसेसरी आरोप लगा देते हैं, आप किसी को अपराध के लिए उकसाते हैं, डिसेंसी मॉरलिटी का सवाल है, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे देश के संग कोई फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, ये सब, ये आपके 7 पॉइंट्स हैं, 7 ग्राउंड्स हैं जिस पर आपके आर्टिकल 19(1) के ए पे रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 19 के 3 में बताया गया है आर्टिकल 19(1) के बी पर लगने वाले रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19(1) का बी क्या कह रहा था, मुझे भाषण देने के लिए असेंबल करना है लोगों को पीसफुली, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। कौन से आधार पर, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर अगर सवाल उठ रहा है, लेकिन और या फिर पब्लिक ऑर्डर को मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं, पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रहा हूं, जो समाज में व्यवस्था है उसको मैं खराब कर रहा हूं, तो ऐसे में रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे आर्टिकल 19(1) के ए में मुझे राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, और वहीं पर आर्टिकल 19 के 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, इन पर बताए गए हैं मुझ ग्राउंड्स। इनमें क्या बताए गए हैं, ग्राउंड्स रिस्पेक्टिवली। 2 में ए पे लगने वाले, 3 पे बी पे लगने वाले, 4 में सी पे लगने वाले, 5 में डी और ई पे लगने वाले, है ना, 6 में जी पर लगने वाले, किस पे लगने वाले, जी पर लगने वाले, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19(1) का सी। 1 का सी क्या कहता है, यूनियन बनाने की बात करता है, तो डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। 5 में क्या लिखा है, 1 के डी में, है ना, डी और ई कहीं भी जाना, टू मूव फ्रीली,
तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST को लेकर के भी ऐसे अगर कुछ लग रहा है सरकार को तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो 6 में क्या है, 1 के G में, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, स्टेट को ये शक्ति है कि वो किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय करने के लिए प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन को नेसेसरी कर दे। मानो इसमें लिखा है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, तो क्या कोई भी व्यवसाय का मतलब है आप बिना लॉ की डिग्री के वकालत कर सकते हैं? बिना MBBS की डिग्री के आप डॉक्टर का काम, क्लिनिक खोलकर, हॉस्पिटल खोलकर बैठ सकते हैं? नहीं ना। तो यानी कि राज्य सरकार, यानी कि यह देश या राज्य जो है उसको ये शक्ति है कि वो विशेष प्रकार की तकनीकी क्वालिफिकेशन है ना, योग्यता की डिमांड नेसेसरी कर सकती है कि आपको अगर ये प्रोफेशन करना है तो ये नेसेसरी आपको डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। टू स्टॉप पार्शियली और होली एनी सिटीजन फ्रॉम डूइंग, ऐसा कोई काम जिसको टू कैरी ऑन ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस एज अ मोनोपोली, मतलब उसको एकाधिकार ना मिले, उस पर रोक लगाने का भी शक्ति राज्य की है। तो यहां पर आर्टिकल 19 के 6 में क्या है, जी पर लगने वाला रिस्ट्रिक्शन। और जी क्या था, कोई भी नौकरी, पेशा, व्यवसाय करना है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आर्टिकल 19 के 6 में दी गई है। तो आर्टिकल 19 अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे है ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। भले ही उसको आप जब आप बुक में पढ़ते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके पढ़ें। 19 का पहला पढ़िए, उसमें आपको ए से लेके जी तक अधिकार दिए हैं। फिर 19 के 2, 3, 4, 5, 6 में ग्राउंड्स बताए गए हैं कि कौन से ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। बस ये दो चीजें हैं। थोड़ा आपका मैटर इसमें काफी बड़ा है, वो आपको याद करने में, समझने में, रीड करने में टाइम लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, 19(1) के ए से जी में फंडामेंटल राइट्स हैं और 2 से लेकर 6 में ग्राउंड्स बताए गए हैं रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद अगला है आपका आर्टिकल, अच्छा यहां पर कुछ एक मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया कि मुझे अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो आज़ादी मिली है, क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी भी है? अब ये लिखा तो नहीं है, ध्यान रखना। जैसे जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लिव, तो क्या जीवन जीने में सांस लेना, शेल्टर, नौकरी करना, सोना, खाना, ये सब चीजें आती हैं? लिखी नहीं है, पर ऑब्वियस सी बात है उससे राइट टू लिव से, वो ऑब्वियस सी बात है, उसका कॉन्सिक्वेंस है ही बिल्कुल। तो यहां पर आर्टिकल 19(1) के ए में स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में दे रहा है, स्पीच प्लस एक्सप्रेशन। तो मैं अगर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए अब किसी समाचार पत्र का सहारा लेना चाहता हूं, समाचार पत्र पब्लिश करना चाहता हूं, तो क्या मैं वो भी कर सकता हूं? वो भी इसी में आएगा। तो इम्प्लिसिट राइट का मतलब होता है जो ऑब्वियस है, भले लिखे नहीं है क्लियरली, स्पष्ट रूप से लिखे नहीं है, पर आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आने वाले जो अधिकार, जैसे राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एंड व्यूज ऑफ अदर्स, किसी एक के विचार या औरों के विचार को एक्सप्रेस, प्रोपोगेट करने की आजादी, समाचार पत्रों के द्वारा विचारों को आगे बढ़ाने की आजादी, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट देने की आजादी, है ना। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पर मेंशन करे हैं, है ना। शांत रहने की, साइलेंस रहने की, डेमोन्स्ट्रेट करने की, हड़ताल नहीं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया दे सकता हूं, हड़ताल नहीं है। तो ये कुछ आपके ऐसे अधिकार हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऑटोमेटिकली कवर है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 20। अब देखो आर्टिकल 20 के 3 क्लॉज हैं। कितने क्लॉज है बेटा? आर्टिकल 20 के 3 क्लॉज है। पहला कहता है अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है और उसने कोई क्राइम किया था, पुलिस ने पकड़ा, सजा मिल गई कोर्ट की तरफ से, तो किसी भी व्यक्ति को क्राइम की एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। एक क्राइम की 1 बार सजा, एक क्राइम की 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तो द पर्सन विल गेट पनिशमेंट, अच्छा यहां पर ये देखो, ये रहा, पर्सन विल नॉट गेट डबल पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। एक ही क्राइम की 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा, पनिशमेंट भी किस आधार पर मिलेगी? आपने जिस दिन वो क्राइम किया था, ध्यान रखना, टाइम व्हेन यू कमिटेड द क्राइम, जब आपने क्राइम किया, यानी कि द डे, उस दिन, जिस दिन आपने क्राइम किया था, उस दिन के कानून के मुताबिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को 2024 में सजा सुनाई गई
ठीक है, जबकि उसके केस जो है वो 2015 से चला आ रहा था, केस चल रहा था 2015 से, सजा हुई 2024 में। तो इन 9-10 सालों में अगर कानून बदल गए थे, कुछ परिवर्तन आ गया था, तो उसको सजा 2024 के कानून के मुताबिक नहीं मिलेगी, 2015 के कानूनों के मुताबिक मिलेगी। जिस दिन उसने क्राइम किया था उस दिन जो लॉज थे उसके मुताबिक उसे सजा का प्रावधान दिया गया है। सेकंड में डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और उसको, उस व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। सेल्फ कन्फेस इसे कहते हैं, कोई भी सेल्फ कन्फेस करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। इसलिए आपने ज्यादातर सुना होगा कि जो पुलिस के सामने दी गई गवाही है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है ना। तो सेल्फ कन्फेस करने के लिए कोई नहीं कहेगा। ये आर्टिकल 20 के 3 पॉइंट्स आपको मैंने बताए। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, लिबर्टी का अधिकार, राइट टू गो अब्रोड कम्स अंडर दिस, मतलब लिबर्टी, ध्यान रखना यहां पर एक लिबर्टी वर्ड है, क्या है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, एक व्यक्तिगत आजादी, व्यक्तिगत आजादी, जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत आजादी, और इवन शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसको इस तरह, इसकी पहले लाइन समझना। संविधान में आर्टिकल 21 के बारे में जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो ये मेंशन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा बनाई गई कोई लॉ के द्वारा, या तो कोई प्रक्रिया बनाए बताए, कोई द प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब प्रक्रिया जो विधि द्वारा बनाई गई हो, उसको छोड़ के। तो अब राइट टू लिव को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई तरीके से इलेबोरेट वे में समझाया गया है। जैसे राइट टू लिव में क्या क्या आ सकता है, एक स्वच्छ वातावरण में जीवन जीना राइट टू लिव है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर पुलिस के संग, कोई मुजरिम पुलिस के संग अपनी मर्जी से जा रहा है तो बिना हथकड़ी के जाएगा, वो राइट टू लिव में आता है। राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इवन स्लीप, सोना, मैं राइट टू लाइवलीहुड, है ना, तो राइट टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, नजरबंद को लेकर के, है ना। तो कई प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा आप कह सकते हैं राइट टू लिव को इलेबोरेट करके समझाया गया है। ओके, अच्छा, अब ये एजुकेशन का मतलब क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये पूरा अधिकार है कि वह फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। 6 से 14 साल तक के बच्चों का ये मौलिक अधिकार है कि वो फ्री में, निशुल्क और जो है आवश्यक, जो कंपलसरी आपकी नेसेसरी ऑब्लिगेटरी एजुकेशन है वो प्राप्त करें, ये उनका अधिकार है। और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002 में, और आप ध्यान रखना ये आपका अमेंडमेंट बार बार आपको दिखेगा। 86 अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 21A को लेकर के भी है, आर्टिकल 45 को लेकर के भी है, और 51A। 86 अमेंडमेंट के द्वारा हमने इन 3 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करे, और ये तीनों ही एजुकेशन से जुड़े हैं। नोट करके लिखना मैंने क्या बोला, 86 अमेंडमेंट के द्वारा हमने भारत के संविधान के 3 आर्टिकल में चेंजेस करे थे, और ये तीनों ही आर्टिकल एजुकेशन को लेकर है। आर्टिकल 21A ये फंडामेंटल राइट है बच्चों का, 6 से 14 साल तक के बच्चों का, ये मैंने आपको अभी बताया। आर्टिकल 45 जब पढ़ेंगे तो वहां पे 0 से 6 साल तक के बच्चों का, ये उनको उनका चाइल्ड केयर करना राज्य सरकार की ड्यूटी होगी। और 51A में 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना पेरेंट्स की ड्यूटी होगी। तो वो सब चीजें धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको आर्टिकल बताया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें नोट करके आप पॉइंट ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था कि राष्ट्रपति जब नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो उस समय सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सके, है ना। तो आपके जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये दो ऐसे फंडामेंटल राइट है जो किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ऐसा 44th अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इवन इन नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकालीन पर भी आर्टिकल 20 और 21 विल नॉट बी वाइप आउट, यानी कि ये आपके सस्पेंड नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा 20 और 21 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20, देखो आर्टिकल 22 ये कहता है कि मानो किसी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ेगी तो बिना वारंट के नहीं पकड़ेगी, यानी कि वारंट दिखाना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। एवरी पर्सन अरेस्टेड शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, यानी कि वारंट जरूरी है। और मानो किसी व्यक्ति को वारंट दिखा करके पकड़ लिया है तो किसी भी नियरेस्ट पास के जज के सामने, न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करना ये पुलिस का कर्तव्य होगा और उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार। तो शैल बी इंटाइटल्ड टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, सॉरी यहां टू प्रोड्यूस हिम बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने, किसी भी पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी विद होल सोल एंड बॉडी, है ना। अच्छा, इसमें छुट्टी का दिन काउंट नहीं होता, रिमोट एरिया, दूर दराज का इलाका भी काउंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक ये पॉइंट आप जरूर नोट करना, भाई जिसको अरेस्ट किया वारंट दिखाकर किया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर दिया, तो अब उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, वो अपनी मन मर्जी का वकील कर सकता है। उसको ये अधिकार है टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, यानी कि वह अपने लिए वकील कर सकता है। क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आई बात? तो ये आर्टिकल 22 है। चलिए, अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने जो लिखा ना, इसमें ध्यान रखना, ये एक लॉ बनाया था सरकार ने, किसी व्यक्ति पर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो शक के बिना पर उस ऐसे व्यक्तियों को जिनका आपराधिक कोई रिकॉर्ड रहा है उनको बिना वारंट के अरेस्ट करती है, जिससे कि वो अपराध होने से रोके। तो अपराध होने से रोकने को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अपराध होने के बाद जो जेल में डाला जाता है उसे कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, और ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये वर्ड मैंने यहां पर इसलिए मेंशन किया सो दैट आई रिमेंबर कि मैं आपको ये बताऊं कि ये वर्ड किससे संबंधित है, ठीक है। इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कितने महीने का समय होता है? 3 महीने। 3 महीने से ज्यादा अगर उसको डिटेन करना है तो एक प्रॉपर अथॉरिटी से, उसको न्यायपालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब अगला जो आपका मौलिक अधिकार है, हमने 2 पढ़ लिए, तीसरा मौलिक अधिकार है आपका शोषण के खिलाफ। अब ये शोषण के खिलाफ अधिकार में आपके 2 ही आर्टिकल आते हैं। आज मैं आपकी क्लास में यही बस ये यहीं तक बताऊंगा, आज की क्लास में मैं यही पूर्ण विराम करूंगा, इसके बाद का अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 23? आपने देखा होगा कि भारतीय इतिहास में पहले कई प्रकार के बाजार लगते थे जहां गुलामों को खरीदा बेचा जाता था, दास दासियां जो है दहेज में दी जाती थी। मलिक काफूर, काबुल, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, आपने इतिहास में पढ़ा हो मध्यकालीन में ये सब गुलाम हुआ करते थे, खरीदे गए थे बाजार से। तो अब आज की डेट में ये सब मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं इसे, ये सब प्रतिबंधित है। कोई बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड स्लेवरी वगैरह, दास प्रथाएं वगैरह सब गैर कानूनी है, इल्लीगल है। तो शोषण को रोकने के लिए एक अधिकार, शोषण के खिलाफ एक अधिकार है कि मानव तस्करी, मानव का खरीदना बेचना इल्लीगल है। क्लियर है? और 24 तो बहुत सिंपल है, बाल मजदूरी यानी कि चाइल्ड लेबर। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है वो किसी भी हैजार्डस वर्क में काम नहीं कर सकता। तो बाल मजदूरी के बारे में आर्टिकल 24 में और मानव तस्करी के बारे में आर्टिकल 23 में दिया गया है। तो ये आपके 3 फंडामेंटल राइट खत्म। मैंने आपको आर्टिकल 1 से लेकर 24 कंप्लीट करा दिया है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे 4th फंडामेंटल राइट, चौथा फंडामेंटल राइट 25 से, आर्टिकल 25 से। कोशिश करते हैं कि आपके जल्दी शुरू के जो 2-3 चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो। मे बी विद इन 2 डेज आपका ये फंडामेंटल राइट का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, विद इन अ डे और 2। और फिर हम एक 4th चैप्टर पे चलेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड देन हमारा थियोरेटिकल मैटर जो पॉलिटी का है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आर्टिकल 1 to 24 जो बताया उसको आराम से स्लो करके बार बार रिवाइंड करके आप उसको देखिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएं, और अगली क्लास में आपकी से मुलाकात होगी। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।